ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NRE स्टेप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें स्टडी रिसोर्सेज और पास पेपर के बारे में कन्फ्यूजन है कि कौन से उनके लिए बेस्ट रहेंगे। मैं दिसंबर 2023 का ग्रेजुएट हूँ और 2 जून 2024 को हमारा एग्ज़ाम था। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टडी रिसोर्सेज यूज़ किए थे प्रिपरेशन के लिए। तो मैं इन सब के बारे में आपको रिव्यू दे सकता हूँ और मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। हर किसी ने अपनी तरह से स्टडी की होती है, तो और मैं आपको अपने रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा कि जिस तरह से मैंने स्टडी की उससे मेरे रिज़ल्ट पे क्या इफ़ेक्ट आया और उसमें क्या मैंने मिस्टेक्स थी जो मैंने की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है और इसमें हर एक चीज़ को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। इसीलिए अगर कुछ स्टूडेंट्स जो कि स्किप करना चाह रहे होंगे कि उनको जस्ट फार्मूला चाहिए कि कोई जल्दी से बता दे उन्हें कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, तो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता देता हूँ कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी वो है प्लैब कीज़। प्लैब कीज़ करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसकी जो टोटल है 31 PDFs हैं। 31 PDF में से आपने जो करनी है ऑलमोस्ट 25 करनी है जो इम्पोर्टेंट है। उसमें फिर ऑन्कोलॉजी की होगी या फिर उसमें होगी ऑर्थोपीडिक्स की या उसमें एपिडेमियोलॉजी की, इस तरह की जो होंगी PDFs होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। तो आपने मतलब उनमें से इतने MCQs नहीं बनते, तो आपने वो वाली छोड़ देनी है। अगर आप मतलब डिटेल में पूछना चाहेंगे कि कौन सी आप स्किप करना चाहते हैं, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आपने जस्ट प्लैब की इसकी वो PDFs करनी है अच्छे से। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपने थ्रू आउट 5 ईयर पढ़ते रहे हैं, तो आप जस्ट प्लैब कीज़ रिव्यू करें और साथ में पास पेपर्स कर लें। पास पेपर्स के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो है जोया सीरीज़। एंड सेकंड नंबर पे जो बेस्ट रिसोर्स है पास पेपर के लिए वो है फर्स्ट एड मेड ईजी। अब ये आपको कवर करने के लिए प्लैब कीज़ और ये पास पेपर जस्ट 1 मंथ चाहिए। इवन आप 2 वीक्स में भी कर सकते हैं अगर आप काफ़ी पढ़ने वाले हैं और आपकी स्पीड है और आप फोकस स्टडी कर सकते हैं। तो जस्ट 2 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन भी इनफ है अगर आप पढ़ने वाले हैं काफ़ी स्टूडेंट। तो अगर आप 1 मंथ देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, अब मैं बाद में बाकी सभी रिसोर्सेज को 1 बाय 1 रिव्यू दूंगा। तो अगर स्किप करना चाहते हैं आप ये पार्ट तो कर दीजिए, आप आगे बहुत वीडियो लेंथी होने वाली है। अच्छा, तो फर्स्ट एड स्टेप 1 को हम डिस्कस करते चलें कि फ़र्स्ट एड स्टेप 1 काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर हैं उनका ओपिनियन है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। नो डाउट फर्स्ट एड स्टेप 1 काफ़ी हेल्पफुल है, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। वो एक USMLE स्टेप जैसे स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम के लिए यूज़ होती है या फिर FCPS एग्ज़ाम के लिए यूज़ होती है। इवन FCPS एग्ज़ाम के लिए भी जो है रफ़ीउल्लाह के नोट्स और इस तरह की मतलब तनवीर के नोट्स, राबिया के नोट्स, मतलब इस तरह के जो नोट्स हैं यूज़ होते हैं। AA की बुक्स इस तरह यूज़ होती हैं जो कि शॉर्ट हैं और इसमें गोल्डन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं और उनमें इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो जो फर्स्ट एड स्टेप 1 के ऊपर अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे तो यही लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे इतना ज़्यादा टाइम देकर। अगर आपने ऑलरेडी अपने MBBS के दौरान फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़ी थी और आपको लगता है आपको उसमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो आप वहीं से पढ़िए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से इसे अभी पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 3 to 4 रिपीटिशंस चाहिए इसके अंदर चीज़ें याद करने के लिए, और फिर ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हों, और अगर नहीं है तो आपको BNB की वीडियोस देखनी पड़ेंगी या फिर और इजी अगर आपको नहीं समझ आता इतना प्रोफेसर्स वगैरह का, तो आप उर्दू में भी लेक्चर्स देख सकते हैं। डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ के वीडियो लेक्चर्स हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, मगर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो स्टेप 2C के जो है वो भी मैंने साथ में पढ़ी थी। तो कुछ आपको स्टूडेंट्स कहेंगे आपके सीनियर्स के फर्स्ट स्टेप 1 ही इनफ है, क्योंकि उस बेसिक भी कवर कर लेगी, क्लिनिकल भी। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप 1 के अलावा भी आपको जो है अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने दोनों पढ़ी थी और दोनों को 1 रीड दी थी और मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम था, और मैंने इनको जस्ट एक बार रीड करके फिर मैंने दोबारा से इन्हें टच नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको याद करने के लिए आपको बार बार रिव्यू करना पड़ता है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो आपने रिव्यू की हुई हो बुक। अगर आप नहीं पढ़ते इतना
तो फिर मतलब आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं इसको वन रीड देकर। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं प्लैब कीज़ पर। प्लैब कीज़ वो एक वाहिद ऐसा रिसोर्स है जिसको मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर मैंने जस्ट सिर्फ प्लैब कीज़ किया होता और साथ में इन पास पेपर में से सिर्फ मैंने जोया सीरीज़ की होती, तो उसमें से भी जोया सीरीज़ के भी 2 वॉल्यूम हैं। उसमें है एक बेसिक सब्जेक्ट के लिए और एक क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए। अगर मैंने सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट वाला वॉल्यूम किया होता, प्लैब कीज़ की होती, हमें 3 वीक्स की मैंने स्टडी की होती और 2 वीक्स, तो तब भी मैं इजीली पास कर जाता। क्योंकि आपने जब 5 इयर्स में पढ़ा हुआ हो और आपने जिस चीज़ें एग्ज़ाम के लिए शॉर्टली रिव्यू करनी हो तो आप बहुत इजीली कवर कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है जस्ट प्लैब कीज़ और जो है सीरीज़ कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो एटलीस्ट अपना इनफ टाइम दें प्रिपरेशन के लिए। वो तकरीबन कम से कम 3 मंथ्स तो दें अपने प्रिपरेशन को। तो प्लैब कीज़ बेस्ट हैं। उसके अंदर वजह ये है कि जो भी पॉइंट हैं हाई यील्ड हैं और वो आपके अंदर आपके एनालिसिस टाइप के अंदर पूछे जाने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 70% जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट से है और आपका 30% जो है एग्ज़ाम वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। तो प्लैब कीज़ के अंदर बेसिक सब्जेक्ट भी हैं जैसे एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी। अब इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं बेटा जिनका वेटेज ज़्यादा है उस 30% में भी उसकी भी PDF हैं पड़ी, तो वो भी काफ़ी कवर कर लेता है। तो 70% जो है वो भी कर लेगा कवर, 30% में से भी कवर कर लेगा। तो प्लैब कीज़ जो है मेजर चंक को आपके एग्ज़ाम को कवर कर लेता है और आप जस्ट प्लैब कीज़ करेंगे तो आप पास कर सकते हैं। मगर बात यह है कि आपको उसमें जो शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं समझ आने चाहिए। अगर आपने कभी इतना पढ़ा नहीं है, आपको वो डायरेक्टली पढ़ने से समझ नहीं आते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है प्लैब कीज़ करने का। और इसी तरह प्लैबेबल जैम्स हैं, कुछ स्टूडेंट प्लैबेबल जैम्स भी रेकमेंड करते हैं, मगर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये प्लैब कीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही शॉर्ट लिखे हुए हैं। तो प्लैब कीज़ बेटर है क्योंकि उसके अंदर जो नोट्स हैं ना वो बार बार उसमें रिपीटिशन भी हो रही है एक ही टॉपिक की, और उसके नीचे MCQs भी बने हुए हैं। और इस तरह से आपको एक बार एक PDF पढ़ लेने से भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन मिल जाती है और आप प्रिपेयर कर लेते हो उस पूरे सिस्टम को, क्योंकि वो सिस्टम आज लिखा हुआ है, कार्डियोवास्कुलर लिखा हुआ है और साथ में GIT, एंडोक्राइनोलॉजी, क्लिनिकल सब्जेक्ट के सारे मतलब इस तरह से उन्होंने कवर किए हैं, इंटरनल मेडिसिन के। और इसी तरह से जनरल सर्जरी की अलग से PDF है, पीडियाट्रिक्स की, ऑब्स गायनी की। तो प्लैब कीज़ बेस्ट है और प्लैब जैम्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। और डिम्स नोट्स के बारे में अगर मैं रिव्यू दूँ तो डिम्स नोट जो पहले हमारे पास होते थे 3 स्टेप होते थे PMDC के एग्ज़ाम के, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो डिम्स के नोट्स जो अवेलेबल हैं वो स्टेप 1 और स्टेप 2 के नोट्स अवेलेबल हैं। अभी शायद अकेडमीज़ जो उनकी पढ़ा रही हैं, मे बी शायद उन्होंने अब उसी के लिहाज से जो है पुराने नोट्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे, न्यू नोट्स बना रहे होंगे स्टूडेंट, तो शायद अब अवेलेबल हों स्टेप 1 के लिए अलग से नोट्स। मगर जो हमने यूज़ किए थे और स्टेप 1 और स्टेप 2 के दोनों के मिलाकर यूज़ किए थे, क्योंकि इसके अंदर स्टेप 1 के अंदर हैं बेसिक सब्जेक्ट्स के नोट और स्टेप 2 के अंदर हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स। तो इसीलिए आपको दोनों नोट्स यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप डिम्स नोट से पढ़ते हो। मैंने जब डिम्स नोट से पढ़ा था काफ़ी स्टूडेंट्स के कोई डॉक्टर हमज़ा अली था शायद, उसके लिखे हुए थे नोट्स और कुछ न्यू नोट्स भी थे। तो मुझे नोट से पढ़ना ईज़ी नहीं रहता मेरे लिए, दूसरों की राइटिंग समझना और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। मैं उसकी जगह PDFs को पढ़ना प्रेफर करता हूँ या फिर बुक से पढ़ना प्रेफर करता हूँ। तो मेरे लिए तो का हेल्पफुल नहीं रहा था। मैंने डिम्स नोट्स पढ़े थे, अच्छे लिखे हुए थे, मगर मैंने यूज़ नहीं किए। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा डिम्स नोट्स। मेरे ख्याल से जस्ट प्लैब कीज़ आपके लिए इनफ रहेंगी अगर आप प्लैब कीज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा और वो चाह रहे हैं कि उनके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे अच्छी ग्रिप हो, तो वो उसके लिए स्टेप अप फॉर इंटरनल मेडिसिन पढ़ें। और साथ में अब्दुल वहाब डोगर सर्जरी की बुक है, ये जनरल और सिस्टेमिक्स के 2 वॉल्यूम हैं, आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो मैंने क्योंकि अपने टाइम में उसमें ही पढ़ा था, अपने हम लोगों का जो फाइनल ईयर था, तो उसके अंदर इंटरनल मेडिसिन की मैंने स्टेप अप पहले ही पढ़ी हुई थी और वहाब डोगर की भी सर्जरी की बुक पढ़ी थी, तो मैंने रिपीट नहीं की थी। अच्छा, इसके अलावा एक प्लान सर्जरी की बुक है, वो शॉर्ट रिव्यू के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो उसमें MCQ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद MCQs बने हुए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, अब वो भी पढ़ सकते हैं उसके लिए। मगर मैं कहूँगा मैंने वो भी पढ़ी थी, प्लान सर्जरी भी पढ़ी थी बिफ़ोर एग्ज़ाम। ये दोनों मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। तो बिफ़ोर एग्ज़ाम मैंने प्लान सर्जरी भी पढ़ी थी और
पीड्स ऑब्स गायनी मैंने स्टेप 2 सीके से पढ़ा था, मगर मुझे कोई भी इसमें से हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई थी मुझे वही चीज़ें याद थी। इनमें मैं रिपीटिशन नहीं कर पा रहा था। मैंने सिर्फ एक बार ही यहाँ से पढ़ा, स्टेप 2 सीके से एक बार पढ़ा उन सब्जेक्ट्स को, जैसे ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, और फिर यहाँ पर जो है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल मेडिसिन, वार्ड वगैरह, सर्जरी के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लैब की फिर मतलब की थी, और साथ में डिम्स नोट्स को देखा था और मतलब अच्छे से, मगर मैंने पढ़ा नहीं था। प्लैब जेम्स भी पढ़े थे तो मुझे वो सही नहीं लगे, तो मैंने उनको दोबारा से नहीं देखा। इसी तरह से मतलब मैंने आलमोस्ट से जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको पढ़ा है, मगर इसमें से जिनको मैंने रिपीटेडली पढ़ा है वो प्लैब कीज़ था। इन बाकी सब चीज़ों को मैंने इतना रिपीट नहीं किया, जस्ट वन टाइम रीड दिया था। अब जहाँ तक पास पेपर्स की बात आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो या सीरीज़, जब तक आप कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई नहीं करेंगे, ख़ुद को टेस्ट नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास ऑप्शन है, वो जो है सीरीज़ हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पास पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब जोया सीरीज़ जो है, हमारे पास पीएमडीसी के एग्ज़ाम होते थे तब भी सीनियर्स वगैरह आपको रेकमेंड करते रहे हैं कि जो है सीरीज़ के पास पेपर्स अच्छे हैं। अब जो है सीरीज़ जब मैंने लिया था, उसके 2 वॉल्यूम थे, उसमें बेसिक सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बने हुए थे। उसमें आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, मगर जहाँ पे नीचे ब्रैकेट में नैब लिखा हुआ होगा ना, तो आपने वो वाले एमसीक्यूज़ करने हैं बेसिक सब्जेक्ट के। बाकी सारा आपने जो पार्ट है वो स्किप कर देना है, क्योंकि नैब ने एग्ज़ाम बनाना था, तो जाहिर सी बात है वो अपने क्यू बैंक से एमसीक्यूज़ यूज़ करेंगे। तो वो वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वही मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मगर कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। तो अगर आप वहाँ वो पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए मतलब काफ़ी बेटर रहेगा। मगर मैंने ये बेवकूफ़ी की थी कि मैंने वो स्किप कर दिया था। मैंने सोचा था कि मतलब अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जस्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर लूँ। बेसिक को मैंने इतना और नहीं अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मैंने फिर उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैंने की होती तो मेरे ख्याल से अभी जो मेरे मार्क्स थे 167 थे आउट ऑफ 200। तो मेरे जो मोस्टली गलत हुए हैं एमसीक्यू, वो बेसिक सब्जेक्ट्स में से ही हुए हैं। अगर मैंने जो है सीरीज़ से प्रैक्टिस कर ली होती उन एमसीक्यूज़ की, तो मेरे ख्याल से वो गलत ना होते। बाकी जो है फ़र्स्ट एड मेड इजी, मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट के बारे में इसके वॉल्यूम का बताया। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट का वॉल्यूम है, उसके अंदर क्लिनिकल सब्जेक्ट जो आपके पास उसके एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपने करने हैं। उसमें जो पास पेपर्स वगैरह दिए हैं वो बेशक ना करें, पॉइंट्स भी इतने दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लैब कीज़ किया हुआ है ना, उसके बाद आप डायरेक्टली जो है सीरीज़ के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में होंगे प्लैब कीज़ को रीड करने के बाद, तो आप ईज़िली जो है सीरीज़ से कर लोगे। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए एमसीक्यूज़ की कि कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, तो फ़र्स्ट एड मेड इजी की बुक है बाय डॉक्टर हाफिज़ आतिफ, जिसके मैं आपको बता रहा था कि लेक्चर्स भी हैं फ़र्स्ट एड स्टेप 1 के। तो मैंने ये बुक यूज़ की थी और ये भी काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है। तो जो आपने ये बुक यूज़ करनी है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2023 वाला जो है वेरिएंट, 2000 इसका जो है थर्ड एडिशन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो रिसेंटली ऐड हुए हैं ना स्टेप 2 सीके से और स्टेप 1 से, फर्स्ट स्टेप 1 से एमसीक्यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं और आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करवाएगा। इससे अच्छा आप जो लास्ट टाइम पेपर आया उसको उसकी पीडीएफ कहीं से ले लें, तो आप वो पढ़ लें और साथ में जो मैं बता रहा हूँ थर्ड एडिशन वो पढ़ लें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर उन्होंने मिक्स नहीं किया स्टेप 2 सीके के और फर्स्ट स्टेप 1 के एमसीक्यूज़ और सेपरेटली दिए हुए हैं, तो बस वो वाला पार्ट स्किप कर लीजिएगा जो उसका न्यू एडिशन है। बाकी आप एमसीक्यूज़ जो उसके एनएलई के टाइम के उन्होंने दिए हुए एमसीक्यूज़ वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूएसएमएलई हो, चाहे वो आपके पास प्लैब हो एग्ज़ाम, या फिर हमारा अपना एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं उनसे वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना है और उसके आंसर को समझ के ही आपने देखना है कि ताकि आपको चीज़ याद रहे और एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ आए तो आप उसको ईज़िली पिक कर सको कि उसका राइट आंसर क्या है। तो इसलिए फ़र्स्ट एड मेड ईजी के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप फर्स्ट एड मेड ईजी भी चूज़ कर सकते हो। और एनआरई एसेंस है, ये बुक है डॉक्टर आसिफ रज़वी की लिखी हुई।
और मैंने इससे पढ़ा था, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम वाइज और सब्जेक्ट वाइज उन्होंने MCQ दिए हुए हैं, मगर मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी बुक है और इसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं। मिस्टेक्स तो जो है सीरीज़ और फर्स्ट एड मेड ईजी में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट स्टिल जो है सीरीज़ जो है और फर्स्ट एड मेड ईजी जो है बेटर है NRE एसेंस से मेरे ख्याल से। मगर NRE एसेंस डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ के जो पहले थे बने हुए नोट्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे थे, मगर वो भी काफ़ी लेंथी थे, तो मैंने वो भी स्किप कर दिए थे। थोड़े बहुत मैंने पढ़े थे, मगर इसकी बुक जो है वो मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। जो है सीरीज़ और फर्स्ट एड मेड ईजी दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रहेगी अगर आप इनमें से एक करना चाहते हैं और जो है सीरीज़, और उसमें से भी अगर आप दोनों वॉल्यूम्स नहीं करना चाह रहे तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट को कवर करने के लिए उसका क्लिनिकल सब्जेक्ट वाला वॉल्यूम अच्छे से करना है, वो सारा कर लेना है। उसमें गोल्डन पॉइंट्स ना करें, जस्ट MCQs की प्रैक्टिस करें। और जो मेडिकल ऐप है, और मेडिकल ऐप के अलावा मेडिकल की बुक भी है NRE स्टेप 1 की प्रिपरेशन के लिए, तो मेडिकल ऐप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा MCQs गलत थे और उसकी रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस दी हुई थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने यूज़ की थी ऐप। बट ये है कि आपकी टाइम की प्रैक्टिस हो जाती है कि आप टाइमर लगा के MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अलावा वैसे कोई इतनी ख़ास अच्छी ऐप नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि मिस्टेक थी। इसी तरह इसकी बुक्स में भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं और उसमें बेशक एक्सप्लेनेशन है साथ में दी हुई, मगर मैं नहीं रेकमेंड करूँगा मेडिकल ऐप या फिर इसकी बुक को। मेरी जो टॉप प्रायोरिटी रहेगी आप लोगों को रेकमेंड करने के लिए वो जो है सीरीज़ ही रहेगी। तो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेज कवर कर दिए हैं। अगर आपका मज़ीद किसी भी हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जी यहाँ तक ही ऑलमोस्ट सभी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अगर मेरे माइंड में आता है कि मैं किसी हवाले से आपको मज़ीद गाइड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं और वीडियो बना दूँगा, या फिर आप मुझसे कुछ और किसी भी टॉपिक पे मज़ीद पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में एक और डिटेल वीडियो बना दूँगा।